विकास के आयाम में शारीरिक विकास ओभर हो चुका, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास जिसको हम मानसिक विकास कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या उसको मेंटल डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये विकास आज हम लोग पढ़ेंगे। इस विकास को जो जाने माने व्यक्ति हैं, जो विकास को दिए थे, उनका नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे का ही संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। जीन पियाजे का ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मतलब यही दिए थे। अधिकतर जगह आपको देखिएगा तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। सही बात है कि संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जो अभी तक जो सबसे दुनिया में छाए हुए हैं और सबसे बेहतरीन बातें बोली है, वो उनका नाम है जीन पियाजे। इन्हीं का अभी तक चल रहा है और चूंकि इनकी बातों को पूर्णतः सारे बात सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी बातों को अभी तक माना जा रहा है, क्योंकि इससे बेहतर कोई दूसरे व्यक्ति देने वाले नहीं आ जाएंगे, तब तक इनको बातों को मानना पड़ेगा। और सीटेट में तो इसकी मान्यता है, तो हम लोग भी इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, पियाजे साहब कौन है, इनसे परिचित करवाते हैं हम। नाम दीजिए, हेडिंग दीजिए, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास या इसी को कहते हैं मानसिक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अभी स्टार्ट हो रहा है सर? हाँ, मेंटल डेवलपमेंट। कौन दिए थे इस सिद्धांत को? इस सिद्धांत को जो देने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम है जीन पियाजे। जीन पियाजे। बीच में मत बोलिएगा, जीन पियाजे। ये संज्ञानात्मक सिद्धांत या मानसिक विकास के सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो दिए थे, उनका नाम है जीन पियाजे। कभी मत भूलिएगा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत कौन दिए थे। यही मनोवैज्ञानिक थे। इसकी कहानी को समझिए, कैसे कैसे क्या क्या आए थे, क्या क्या कहे थे, लिख लिया हमने। जीन पियाजे शुरू से ही मनोवैज्ञानिक में नहीं थे। मनोवैज्ञानिक का इससे कोई वास्ता नहीं था इनसे। ये अपने लाइफ में, अपने जीवन में कुछ कर को दुनिया को दिखाना चाहते थे। ये भी चाहते थे कि मेरा भी एक नाम हो, मैं भी एक दुनिया में प्रचलित हूं, ऐसा इनको सोचना था। जीन पियाजे बायोलॉजी का टीचर थे, बायोलॉजी पढ़ाते थे। खुदा ना खास्ते इनको अपने ही स्टूडेंट से लव हो गया, प्यार हो गया और ये उन्हीं से शादी कर ली। जीन पियाजे अपने जीवन में कुछ करना चाहते थे, इसीलिए ये एक लेबोरेटरी में गए, जहां पर वो पढ़ते थे। वहां पर साइकोलॉजी का एक लेबोरेटरी खोला गया था और ये खोलने वाले व्यक्ति का नाम है विलियम वुंट। विलियम वुंट ने ही सबसे पहले प्रयोगशाला जर्मनी के लीप्जिग यूनिवर्सिटी में खोले थे और वहीं पर जीन पियाजे भी गए थे क्या परीक्षण करने के लिए, प्रयोग करने के लिए। कौन सा लेबोरेटरी सर? वहां पर जब साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान जो है ना, उस मनोविज्ञान का ही प्रायोगिक मनोविज्ञान। देखिए क्या बताए थे हम, हाँ, विलियम वुंट के द्वारा ही जर्मनी में लीप्जिग यूनिवर्सिटी में एक प्रायोगिक
मानो प्रयोग करने वाला प्रयोगशाला खोले थे। किसका? मनोविज्ञान का प्रयोगशाला खोले थे, समझ गए। और इन्हीं को एक कहा जाता है प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक, इन्हीं को कहा जाता है, या साइकोलॉजी का पिता, यानी कि आपको मनोविज्ञान का पिता भी विलियम वुंट को ही माना जाता है। क्योंकि सबसे पहले जब ये प्रयोगशाला स्थापित किए तो इनसे पहले कोई प्रयोगशाला स्थापित नहीं हुआ था, और ये प्रयोगशाला स्थापित सबसे पहले किए थे, और बच्चों को उसमें प्रयोग करने के लिए तरह तरह के तरीका अपना रहे थे कि आप बच्चे को आइए यहाँ पर प्रयोग करो, और प्रयोग करने से जैसे कहता है ना कि डूइंग बाय लर्निंग बाय डूइंग, समझ गए ना, करके सीखो। तो करके सीखना है तो कैसे? लेबोरेटरी में। इसीलिए लेबोरेटरी का स्थापना इन्होंने किया था जर्मनी में, और वहीं पर जीन पियाजे साहब भी गए थे कुछ सीखने के लिए, कुछ प्रयोग करने के लिए, लेकिन वहां पर उनको जगह नहीं दिया गया, उनको भगा दिया गया। महोदय साहब बहुत दुख हुए, बहुत दुखी का संघर्ष झेले, उनको प्रयोग करने नहीं दिया गया, उनको भगा दिया गया। क्योंकि ये पढ़े मनोवैज्ञानिक थे, पढ़े लिखे, और इनकी पत्नी भी पढ़ी लिखी थी। दोनों ने घर पर आए, और आने के बाद एक विचार किए कि क्यों ना हम दोनों मिलकर, मतलब पति और पत्नी दोनों मिलकर घर पर ही प्रयोग करें और पूरा दुनिया को बताएं कि ऐसे ऐसे बच्चों में होता है। इनको इसलिए प्रयोग नहीं करने दिया गया लेबोरेटरी में, क्योंकि वहां पर जिस क्षेत्र में ये प्रयोग करना चाहते थे, उस क्षेत्र में कई मनोवैज्ञानिक पहले से ही काम कर रहे थे, समझ गए। इसीलिए उनको भगा दिया गया। आए घर पर आने के बाद दोनों में ही बात विमर्श हुआ, पति पत्नी दोनों में ही। दोनों ने फैसला लिए कि हम दोनों घर पर ही रहकर संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में पूरा दुनिया को बताएंगे कि कैसे कैसे बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास होती है, बच्चे किस स्टेज में, किस अवस्था में क्या क्या लक्षण बच्चे के अंदर से निकलते हैं, कैसे कैसे बच्चे क्रिया करते हैं, ये सब तरह तरह की चीजें हम लोग एक नोट करेंगे कॉपी में और जानेंगे, बताएंगे। दोनों ने करना प्रारंभ कर दिए, और ये गुणात्मक शोध किया, मात्रात्मक नहीं। कैसा शोध? गुणात्मक शोध। एक मात्रात्मक होता है, एक गुणात्मक होता है। तो जीन पियाजे साहब संज्ञानात्मक, चूंकि नाम है संज्ञान, मतलब दिमाग से, तो दिमाग का जो शोध करेगा, मानसिक जो शोध करेगा, मस्तिष्क का शोध करेगा, तो चूंकि कैसा हो जाएगा? गुणात्मक। उसको हम देख नहीं सकते हैं, समझ गए। तो इसीलिए उन्होंने गुणात्मक शोध किया, और अपने ही 3 बच्चों पर प्रयोग किया, दूसरे के बच्चों पर नहीं। बहुत सवाल पूछा हुआ है। इस जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का जो प्रयोग किए थे, वो किन के बच्चों पर प्रयोग किए थे? ऑप्शन देगा, पास पड़ोस के बच्चों पर, विद्यालय के बच्चों पर, अपने ही बच्चों पर, या दूसरे के बच्चों पर, समझ गए। इस तरीके से आपको देगा। तो ये अपने ही बच्चों पर प्रयोग किए थे। समय अंतराल पर 3 बच्चा पैदा किए, एक बच्चा पैदा किए पहला बार, तो उस बच्चे को परवरिश करते रहे, और शुरू से ही, जन्म से ही वो देखे कि जन्म लेने के बाद बच्चा ऐसा करता है, जन्म लेने बच्चे साल भर में ये करता है, 2 साल में ये करता है, 3 साल में ये करता है, 4 साल में ये करता है। इस तरीके से बच्चे के अंदर जो गुणात्मक परिवर्तन होते रहते हैं, लक्षण, विशेषताएं, सब क्या कर रहे हैं? नोट कर रहे थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांट दिया। एज के आधार पर, एज के आधार पर जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांट दिया। एक 0 से 2 साल, यानी कि 0 से 2 वर्ष के जन्म लेगा तो 2 साल तक बच्चे के अंदर ऐसा ऐसा लक्षण पाया जाएगा। 2 से 7,
2 से 7 वाला में भी बताए थे कि 2 से 7 में भी बच्चे के अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं। एक 7 से 11 और 11 से 15। जीन पियाजे 15 ही बरस तक ही अपने बच्चों पर प्रयोग किए थे। और एक बच्चा पैदा हुआ, एक बच्चा पैदा लेने के बाद उनके लक्षणों को मिलाए, उनके लक्षणों को कॉपी में लिखे। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, दूसरा बच्चा जब पैदा हुआ तो उस बच्चों को भी नोट किए। तीसरा बच्चा पैदा हुआ, तीसरा बच्चा को भी नोट किए। और ये चूंकि पहला बच्चा पैदा हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो, दूसरा बच्चा पैदा होगा तो दूसरा बच्चा भी पैदा हुआ, तीसरा। तो जैसे अगला बच्चा कर रहा है वैसे दूसरा बच्चा भी कर रहा है, वैसा तीसरा बच्चा भी कर रहा है। जब तीनों बच्चा को मिलाकर देखे लक्षण तो तीनों का तीनों मिल गया था। इसीलिए जीन पियाजे बोले कि ये हमारे ही 3 बच्चे पर नहीं, दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा लेंगे और सारे बच्चे में यही लक्षण पाए जाएंगे। जीन पियाजे साहब बोल दिए। और यही चीज को 15 ही बरस तक ही ये इस चीज को जांचे थे और 15 बरस तक ही इसको 4 अवस्था में बांट दिया। एक 0 से तो जिसका नाम कह दिया संवेदी पेशीय अवस्था, या इसका एक और नाम है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा अवस्था था जिनका नाम था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका एज दे दिए 2 से 7 वर्ष। तीसरा अवस्था था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और इनका एज दिए 7 से 11 वर्ष। और लास्ट अवस्था था जिसका नाम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसको कभी कभी लिखिएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोनों एक ही चीज है। और इसका एज दिए थे 11 से 15 वर्ष। ठीक है ना। और इसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, कैसे कैसे लक्षण पाए जाते हैं, तो हम अभी सब देखेंगे। एक चीज और है, जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे और इनका जन्म 1896 में हुआ था, मृत्यु 1980 में हुआ था। क्योंकि ये पहले मनोवैज्ञानिक, ऐसा पहला मनोवैज्ञानिक थे जो बच्चे के बारे में बताए थे कि बच्चे इस एज में ऐसे करेगा, इस एज में ऐसे करेगा, इस एज में ऐसे करेगा। और सबसे पहले ही ये अवस्था का एज का अवस्था में बांट दिया। इसीलिए इनको कहा जाता है संरचनावाद का जनक माना जाता है। जन्म कहाँ लिया था सर इन्होंने? स्विट्जरलैंड। ये सारा चीज लिख देंगे, टेंशन मत लीजिए। नहीं, आप बोल रहे हैं तो हम उसको नोट कर ले रहे हैं। जीन पियाजे जन्म और मृत्यु डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए कंफर्म। सब लिख देंगे, आप थोड़ा सा शांत रहिए ना। जीन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक थे, क्योंकि ये सबसे पहले बच्चे के बारे में डिस्कस किए थे, इसीलिए इनको संरचनावाद का जनक जीन पियाजे को माना जाता है। या कभी कभी आपको संज्ञानात्मक संरचनावाद का जनक भी जीन पियाजे को ही कहना है और जीन पियाजे को ही मानना है। क्योंकि संज्ञानात्मक संरचनावाद या संरचनावाद का जनक इसको मानेंगे, जीन पियाजे को। जीन पियाजे बच्चों और वयस्कों के बारे में भी कुछ बोले थे। ये बोले कि जो बच्चों की सोच है और वयस्कों की सोच है, दोनों एक दूसरे से भिन्न है, अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा सोचता है वही वयस्क लोग भी सोचते हैं, या जो वयस्क लोग सोचते हैं, जो विचार वयस्क व्यक्ति में आता है वही विचार बच्चा में आता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चों की जो सोच है वो वयस्कों से भिन्न है, अलग है। ठीक है। जीन पियाजे भाषा के क्षेत्र में भी बोले थे, भाषा के क्षेत्र में भी बोले कि बच्चे के अंदर सबसे पहले विचार उत्पन्न होता है, विचार, उसके बाद भाषा आता है। जैसे एग्जाम्पल में, यहां आने से पहले, यहां बोर्ड के पास आने से पहले, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में क्या बोलना है
ये घूमते रहता है अंदर, समझ ना, एक विचार उत्पन्न होता है, वही विचार को भाषा के माध्यम से आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। आप लोग खुद सोचिए, अगर कहीं जाना है तो आप लोग, कहीं जाना है आप लोगों को, तो जाने के पहले एक मस्तिष्क में एक विचार चलता है कि नहीं, हमको कैसे जाना है, किस ट्रेन से जाना है, कि बस से जाना है, कहाँ उतरना है, समझ रहे ना, किससे क्या बात करना है। ये सारे चीजें आपके मस्तिष्क में भाषा आने से पहले ही क्या होता है, विचार आता है, एक सोच आता है, समझ रहे। और यही विचार को फिर भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। जैसे आपके स्टेज पर बुलाया जाए कि आप आइए, दो शब्द बताइए, तो क्या कीजिएगा, भले तुरंत एकाएक भी क्यों नहीं बुला दिया गया हो, एकाएक भी जब बुलाया जाता है उसके बाद भी आप वहां से यहां तक आते आते आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आ जाती है बातों, कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, समझना। इस तरीके से सारे चीज होते हैं। इसीलिए जीन प्याजे बोले कि बच्चे के अंदर सबसे पहले विचार उत्पन्न होता है और उसके बाद भाषा आता है। अब देखिए थोड़ा सा जीन प्याजे के बारे में हम लिख देते हैं। जीन प्याजे का जन्म कब हुआ था, 1896 में। कहा, स्विट्जरलैंड। मृत्यु 1980 में। संरचनावाद या संज्ञानात्मक संरचनावाद का जनक जीन पियाजे को माना जाता है। यही बोले थे कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। दूसरा भाषा के बारे में भी बोले थे कि बच्चे के अंदर पहले विचार आता है उसके बाद भाषा। बच्चों के अंदर पहले विचार आते हैं उसके बाद भाषा। जिन प्याजे जो महोदय थे, इन्होंने बताए, एज कर लेकर चर्चा किए थे कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेंगे, बच्चे वैसे वैसे अपने पर्यावरण से, अपने प्रकृति से क्या करेगा, बच्चा सीखेगा। इसको लिख लीजिए। हो गया। मिटा दे और नीचे लिखिए। जीन प्याजे का संबंध किससे है, संबंध किससे, संज्ञानात्मक विकास से। संज्ञानात्मक
विकास थे। शोध कैसा शोध किए थे? गुणात्मक शोध, गुणात्मक शोध किए। और किनके बच्चे पर? अपने ही बच्चे पर। कितने बच्चे पर? 3 बच्चों पर। ठीक है। जीन पियाजे जो शोध किए वो किसे शोध किए? गुणात्मक शोध। और किस पर? अपने ही 3 बच्चों पर। इनका लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, अपने ही 3 बच्चों पर प्रयोग किए। बता दें, एक चीज और बताइए, मेरे जब वीडियो यूट्यूब पर देखते होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं? चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, किसी प्रकार का नहीं, समझ गए? इसीलिए सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। चलिए, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, अवस्था संज्ञानात्मक विकास के, देखिए जीन पियाजे कई अवस्था में बांटा था? तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा। तो लिखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने अवस्था में बांटा? 4 में बांटे। पहला अवस्था कौन है? जिसका नाम है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय, या इसी को कहते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित सर संवेदी क्या लिखा हुआ है? संवेदी पेशीय नहीं दिख रहा है का? जूम कर दें। संवेदी पेशीय इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इसका एज है 0 से 2 वर्ष। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका एज है 2 से 7 वर्ष। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, इसका एज है 7 से 11 वर्ष। और 4 में है औपचारिक या इसी को कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एज 11 से 15 वर्ष।
इंग्लिश में इसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, इसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा को कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा को फॉर्मल या अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। हेडिंग दीजिए, पहला संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष के प्रमुख लक्षण या प्रमुख विशेषताएं। इसलिए ना मिटा दें। संवेदी पेशीय अवस्था जिस 2 वर्ष के प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख लक्षण भी कह सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन लक्षण है वो देखते हैं हम लोग। पहला लक्षण बताए थे जिसका नाम है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। क्या है? प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। एग्जाम्पल में सकिंग मतलब चूसना, देखना, पकड़ना। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है। प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था समझिए क्या कि प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था होता क्या है। ये प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था जैसे सकिंग चूसने की प्रवृत्ति, किसी वस्तु को पकड़ने की प्रवृत्ति, देखने की प्रवृत्ति, उसके पास उठाकर इस वस्तु को उठाकर अपने मुंह में डालने की प्रवृत्ति, इसी को कहते हैं प्रतिवर्त क्रिया, रिफ्लेक्शन एक्शन। समझा? देखिए अगर आपको कोई चुट्टी काटे तुरंत हाथ पीछे चल जाता है कि नहीं? ऑटोमेटिक। समझ गए ना? आपके आंख के पास ऐसे कोई मारे पलक झपकता है कि नहीं? ये भी प्रतिवर्त क्रिया है। इस अवस्था में क्योंकि नाम है क्या, एज कितना है? 0 से 2 वर्ष। तो चूंकि 0 से 2 वर्ष में बच्चा सिर्फ और सिर्फ प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था करता है, जैसे चूसने की प्रवृत्ति। और ये सब जन्मजात होती है, बच्चे को कोई सिखाता नहीं है। जैसे बच्चा जन्म लेता है और उसके अंदर चूसने की प्रवृत्ति हो जाती है। माँ के दूध पीता है तो बच्चा क्या करता है? सकिंग करता है, चूसता है। चूसने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, कोई नहीं सिखाता। समझे? बच्चे स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। देखने की प्रवृत्ति, किसी चीज को देखेगा, समझ गए ना? और उस वस्तु को पकड़ने की प्रवृत्ति, जाकर उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। अगर थोड़ा बहुत चलने लगा तो उसको क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा। ये इसको कोई मतलब नहीं है कि वो चीज है क्या, कोई मतलब नहीं है। बच्चा ये सब नहीं समझता है कि वो क्या है, बस उसको सामने है तो वो पकड़ेगा। और पकड़ कर कहां डालेगा? सीधा मुंह में। सांप दे दीजिए, सांप को पकड़ कर मुंह में डालेगा। अगर गोबर है उसको भी पकड़ कर मुंह में डाल देगा। मिट्टी है तो मिट्टी को भी पकड़ कर मुंह में डाल देगा। कुछ नहीं मिला, बच्चा सोया हुआ है, खटिया पर है, तो अपने अंगूठों को ही मुंह में डाल रहता है, चूसते रहता है। समझ गए? इसको उसको लगता है यही कि जो सारी चीज है ये क्या है? ये खाने की वस्तु है। किसी भी चीज को उठाएगा
मुंह में डालेगा। बच्चे को नीचे रख दीजिए, उसके बाद जो भी नजर आएगा, किताब हो, कॉपी हो, कोई चीज हो, वो सारे चीज को उठा कर क्या कहता है, मुंह में डाल लेता है। धूरी हो, मिट्टी के ढेला रहेगा, उसको उठा कर क्या करे, मुंह में डालेगा और चूसेगा। एक चूसने की प्रवृत्ति होती है, किसी वस्तु को देखने की प्रवृत्ति होती है, उसको पकड़ने की प्रवृत्ति होती है, और ये सब प्रवृत्तियां जन्मजात होती है। क्योंकि एज ही है 0 से 2 वर्ष, तो 0 से 2 वर्ष में बच्चे के अंदर कुछ होता है? कुछ नहीं होगा, कोई चीज डेवलप नहीं होगा, ना दिमाग डेवलप होगा, ना भाषा डेवलप होगा। समझ गए? इसीलिए इसका एज 0 से 2 वर्ष, और इसमें ये चीज करता है बच्चे। दूसरा लक्षण है केवल इंद्रियों का प्रयोग, केवल इंद्रियों का प्रयोग। हम लोगों के पास सारे व्यक्ति के पास 5 ज्ञान इंद्रियां पाई जाती हैं: आंख, कान, नाक और जीभ, और एक त्वचा, जिसको मांस कहते हैं, ऊपरी वाले मांस। बच्चा यही 5 ज्ञान इंद्रियां से सीखता है। शुरुआती दौर में बच्चे के दिमाग डेवलप नहीं करते हैं, मानसिक डेवलप नहीं करते हैं, लेकिन यही 5 ज्ञान इंद्रियां का उपयोग करके बच्चा सीखता है। एग्जाम्पल से समझिए, बच्चे के अंदर आप मिर्चा के बिच्चा आप उसके अंदर डाल दीजिए, बच्चे को तित लगेगा, रोने लगेगा। दूसरे बार से मिर्चा के पास बच्चा नहीं जाएगा या उससे डरेगा। क्यों? कैसे कैसे सीखा? उससे जीभ से, जीभ विज्ञान इंद्रिय है ना, इससे सीखा। सुई देखते होंगे, डॉक्टर के पास ले जाइए तो सुई, शुरुआत में बच्चा सुई को देखेगा, नहीं डरेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है। लेकिन जब एक बार भुकाया, 2 बार भुकाया, तो तीसरा बार से सुई को जैसे ही डॉक्टर निकालेगा, बच्चा रोने लगता है। क्यों? क्योंकि यही सुई त्वचा में जब जाता है तो उसको दर्द होता है, और दर्द होता है तो बच्चा रोने लगता है। और इससे बच्चा क्या कहता है, सीखता है कि ये जो सुई है ये खतरनाक है। कैसे सीखा? आंख से देखकर, त्वचा से अंदर जब गया तो त्वचा में दर्द हुआ, शरीर में दर्द हुआ, इससे तो बच्चा किससे, ज्ञान इंद्रियों का उपयोग कर रहा है ना, दिमाग का उपयोग नहीं कर रहा है, ज्ञान इंद्रियों, इससे बच्चा सीखा। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के साथ ही देखते हैं मम्मी खिलाती है, ओ बाबू, पापा, पापा गए, भैया आए, पापा तो कौन मारे, पापा मारे, भैया मारा। इस तरीके से जब दादी माँ जब खिलाती है बच्चे को, तो बच्चा क्या करता है कि उसी बातों को सुनते 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 कान में बच्चा धीरे 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 एक दिन वही चीज को बोलने लगता है। समझ गया ना? ये कहां से सीखा? यही ज्ञान इंद्रियां से। तो इसीलिए इसमें केवल और केवल बच्चे ज्ञान इंद्रियां का उपयोग करते हैं। आ जाइए, इसके बाद एक और लक्षण है जिसको कहते हैं वस्तुओं के अस्थायित्व गुण का अभाव। शुरुआत में शुरुआत में वस्तुओं के अस्थायित्व अस्थायित्व गुणों का अभाव, परंतु 18 से 24 माह में इसका निर्माण या इसका शुरुआत। अब समझिए, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। वस्तुओं के अस्थायित्व गुण का अभाव पाया जाता है किस अवस्था में? जीन पियाजे की किस अवस्था में? तो पहला अवस्था संवेदी पेशी अवस्था। या ऐसे भी कि वस्तुओं के अस्थायित्व गुण का निर्माण होने लगता है किस अवस्था में? तो यही अवस्था है। इसी में अभाव और इसी में निर्माण। इसी में शुरुआती दौर में वस्तुओं के अस्थायित्व गुण का अभाव पाया जाता है, लेकिन 18 से 24 महीना में इसका निर्माण होता है। अब बात यही समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये अस्थायित्व गुण है क्या? ठीक है ना? तो आ जाइए, देखिए,
बच्चे के सामने कुछ है या बच्चे कुछ खिलौने से खेल रहे हैं, उस खिलौनों को छीन लीजिए और कहिए जा कौवा लेके उड़ गया और इसे फेंकिए और इसे निकाल लीजिए। बच्चा सच में मान लेता है कि जा कौवा लेके उड़ गया। समझे ना? वस्तुओं के अस्थायी रूप से सोचने की शक्ति नहीं होती है। जैसे ही जिस वस्तु के, अगर बच्चे के आंख के सामने कोई वस्तु है, प्रत्यक्ष रूप से है, तभी उसके बारे में बच्चे उसके सामने उसके साथ खेलेगा, और तो जैसे ही उसके आंख से अलग हुआ, बच्चे उस चीज को भूल जाते हैं। जैसे खिलौना छीन कर कहीं जा कौवा लेके उड़ गया, तो बच्चा सच मान लेता है कि सच में कौवा लेके उड़ गया। बच्चा जन्म लिया, जन्म लेने के दौरान देखते होंगे कि जन्म लेने के दौरान या जन्म लेने के 18 से 24 माह के पहले तक बच्चा सभी के पास चला जाएगा, किसी से नहीं डरेगा, किसी के रोएगा भी नहीं। बच्चा है, उनको दीजिए, उनको पास चला जाएगा, उनको पास दीजिए, उनको पास चला जाएगा, सबके पास चला जाएगा, बच्चा नहीं रोएगा। क्यों? क्योंकि अस्थायित्व गुण का अभाव है। बच्चे अपने जो फैमिली है या परिवार है, उनको बच्चा नहीं पहचान रहा है, इसलिए बच्चे नहीं रो रहे हैं। लेकिन 18 से 24 महीना के बाद मां से बच्चे को दूर करिए ना, बच्चा रोने लगेगा, दूसरे स्त्री के पास नहीं जाएगा, वो रोने लगता है। बचपन में रोता है, बच्चा में नहीं रोता है, क्योंकि उसका स्थायित्व गुण का अभाव पाया जाता है। लेकिन 18 से 24 महीना में जब इसका निर्माण हो जाता है, तो बच्चे किसी दूसरे की स्त्री के पास या किसी दूसरे व्यक्ति के पास बच्चा नहीं जाएगा, रोने लगता है। कैसे? यही अस्थायित्व गुण है। समझ गए? चलिए, ये 3 लक्षण पाया जाता है। इसके बाद है अगला अवस्था, जिसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बता दें, दूसरा अवस्था है, हेडिंग दीजिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख लक्षण। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख विशेषताएं। पहला लिखिए, आत्मकेंद्रिता। आत्मकेंद्रिता, आत्मकेंद्रिता, कभी कभी इसको अहम केंद्रिता भी बोलता है। अहम केंद्रिता है क्या, समझाएंगे। दूसरा है पलटावी गुणों का अभाव। पलटावी गुणों का अभाव। तीसरा, संप्रत्यय निर्माण, शुरुआत में संप्रत्यय अभाव, संप्रत्यय निर्माण का अभाव। क्या बोल रहे हैं? सेकंड में फलटारी, पलटावी ता है, अधल्ला है, ता है, अभी पलटावी। तीसरा लिखिए, सजीव निर्जीव में अंतर का अभाव। सजीव निर्जीव में अंतर का अभाव, परंतु 5 वर्ष बाद 5 वर्ष में इसका निर्माण, आगे लिखिए, एक है संप्रत्यय निर्माण
यानी कि शुरुआत में संप्रत्यय यानी कंसेप्ट निर्माण का अभाव, परंतु अंतिम वर्षों में इसका निर्माण। शुरुआत में संप्रत्यय CONCEPT कंसेप्ट, शुरुआत में संप्रत्यय निर्माण का अभाव परंतु 5 वर्ष बाद इसका निर्माण। आगे है, हो गया। आगे लिखिए, अच्छी तरह से सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता का अभाव। अच्छी तरह से सोचने, समझने एवं तर्क करने की क्षमता का अभाव। ऊपर से मिटा रहे एकाध अवस्था। इसके नीचे और लिखिए, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। विचारों की अनुत्क्रमणीयता। और लिखिए, प्रतीकात्मक खेल या प्रतीकात्मक विचार। प्रतीकात्मक खेल या विचार। एक और पॉइंट लिखिए, संख्याओं को उनकी संख्या एवं परिणाम के संदर्भ में सही रूप से समझने की शक्ति का अभाव। संख्याओं एवं, लिख दें, क्या है? संख्याओं को उनकी वस्तुओं की वस्तुओं को उनकी संख्याओं एवं परिणाम सही रूप से सोचने की शक्ति का अभाव। लिख लिए।
जीन प्याजे का जो दूसरा अवस्था है, सर कभी कभी लाइट हुआ कैसे बोर्ड पर मार देता है कोई देता। जीन प्याजे की दूसरा अवस्था का काल कितना क्या है, यहाँ पर 2 से 7 वर्ष, ध्यान दीजिएगा। इस अवस्था को हम लोग इसमें अवस्था में जो भी लक्षण पाए जाते हैं, इसको हम लोग कल देखेंगे कैसे कैसे लक्षण पाए जाते हैं, क्या क्या कहता है। सब कोई पता नहीं लग रहा होगा कि विचारों की अनियमितता क्या है, प्रतीकात्मक खेल या प्रतीकात्मक विचार क्या है, समझिए। उसके बाद आपको आत्म केंद्रिता क्या है, पलटावी गुण क्या है, ऐसा सब समझ में नहीं आ रहा होगा। कल हम इसको पूरा डिफाइन करेंगे। आज का क्लास इतना ही, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। हो गया, बंद कर दें।